नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। हर घर तिरंगा फहराने की मोदी की अपील शानदार और दमदार इतिहास है। नूह में अब कैसे हैं हालात, मुंबई इंटरनेट पर बैन 13 अगस्त तक बढ़ा, खोले गए स्कूल कॉलेज। फिर बरसेंगे आसमान से आफत, कई राज्य में 15 अगस्त तक भारी बरसात का अलर्ट, जाने मौसम अपडेट। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने छेड़ी ईदगाह के खिलाफ लड़ाई, अपनी जमीन पाने के लिए पहली बार दाखिल की याचिका। सपा प्रचारक सुरेश ठाकुर की उन्नाव में पीट कर हत्या, अखिलेश यादव का आया रिएक्शन। पीएम बोले विपक्ष ने मणिपुर के साथ धोखा किया, विश्वास प्रस्ताव लाए फिर वोटिंग से भाग गए, वे इस पर चर्चा ही नहीं चाहते थे। सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निकाला गुस्सा, ट्विटर पर सस्पेंड एमपी लिखा, फर्जी हस्ताक्षर मामले में राज्यसभा से सस्पेंड किए गए थे। अब समाचार विस्तार से। तिरंगा भारत की आन बान और शान है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये न सिर्फ आजादी की भावना है बल्कि राष्ट्र एकता का प्रतीक है। आजादी के अमृत महोत्सव पर पिछले साल यानी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। इस वर्ष उन्होंने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की थी। पीएम ने ट्वीट के जरिए कहा था कि भारत का झंडा आजादी की भावना और राष्ट्र एकता का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग तिरंगा फहराते हुए तस्वीर को हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड भी करें। लोगों से हर घर झंडा फहराने की अपील के बीच वेबसाइट के मुताबिक अब तक 6 करोड़ लोग सेल्फी अपलोड कर चुके हैं। अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि ये राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव गहरा करेगा। ये अभियान देश के सभी नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दूसरा संस्करण पिछले वर्ष की तारीखों की तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस 15 अगस्त को भारत अपनी आज़ादी के 76 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। पहला भारतीय राष्ट्र ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। झंडे में 3 रंग लाल, पीला और हरा था। वर्तमान भारतीय तिरंगे का पहला संस्करण 1921 में पिंगल वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें 2 प्रमुख रंग लाल और हरा था। 1931 में तिरंगे झंडे के हमारे राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया था। ये ध्वज वर्तमान ध्वज का अग्रदूत केसरिया सफेद और हरे रंग का था, जिसके केंद्र में महात्मा गांधी का चरखा चलता था। कुछ संशोधनों के साथ, जिसमें केसरिया और सफेद रंग सम्राट अशोक की सिंह राजधानी से अशोक चक्र को शामिल करना शामिल था। भारतीय तिरंगा को आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसे पहली बार 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। तिरंगे या तिरंगे में 3 रंग होते हैं, जिसमें शीर्ष पर भगवा रंग शामिल है, जो देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। केंद्र के सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। नीचे का हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, केंद्र में स्थित है और इसमें 24 तालियां हैं, जो गति में जीवन को दर्शाती है। स्थिरता में मृत्यु है। इससे पहले भारतीय नागरिकों को चुनिंदा अवसरों को छोड़कर राष्ट्र ध्वज फहराने की अनुमति नहीं दी थी। उद्योगपति नवीन जिंदल की 1 दशक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह बदलाव 23 जनवरी 2004 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के रूप में सामने आया, जिसमें घोषित किया गया कि सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। हरियाणा के नूह में हुई एक तरफा सांप्रदायिक हिंसा के बाद जिले में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी 13 अगस्त तक आगे बढ़ा दी गई है।
वहीं प्रशासन ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की है। हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं का निलंबन 13 अगस्त तक बढ़ा दिया है। हरियाणा के गृह सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिले में हालात अभी भी गंभीर और तनावपूर्ण है। बयान के मुताबिक नूंह के उपायुक्त ने हालात तनावपूर्ण होने की रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद इंटरनेट बैन का आदेश आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। गृह सचिव ने अपने आदेश में कहा कि नूंह डीसी की सिफारिश के बाद मेरा मानना है कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान और जनता में अशांति की स्थिति का संभावना है। ऐसे में मोबाइल, इंटरनेट, डोंगल सर्विस और एसएमएस सर्विस का दुरुपयोग कर भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जिले में कानून व्यवस्था की हालात और बिगड़ने की आशंका है। वहीं हिंसा के बाद बंद चल रहे नूंह में स्कूल और शैक्षणिक संस्था शुक्रवार से खुल गए। जिला प्रशासन के अनुसार शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्र जैन के अनुसार प्राइमरी सेक्शन के कुछ छात्र स्कूल लौट आए हैं, लेकिन उच्च कक्षा के छात्र अभी भी स्कूल नहीं आ रहे हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि प्राइमरी सेक्शन के कुछ छात्र आ गए हैं, लेकिन उच्च कक्षा के छात्र नहीं आ रहे हैं। 15 अगस्त के कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र भी आए हैं। ये प्रशासन का एक अच्छा कदम है। नूंह जिला में मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र खडक्ता ने 11 अगस्त को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक सार्वजनिक आंदोलन के लिए कर्फ्यू हटाने का आदेश जारी किया। बैंकों के लिए एक अलग आदेश जारी किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में आगे कहा गया कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने के दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य सभी प्रासंगिक नियमों के तहत केस चलाया जाएगा। देश भर के कई राज्यों में 15 अगस्त तक भारी बरसात हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने को कहा है। देश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि अगले 5 दिन तक उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी की वर्षा की संभावना है। उसके बाद सक्रिय मानसून की स्थिति फिर से शुरू होने से पहले अगले सप्ताह के दौरान देश के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधि कम हो जाएगी। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में रविवार तक हल्के से मध्यम छिटपुट और काफी व्यापक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में और 15 अगस्त तक उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में रविवार को बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार और 14 अगस्त को बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शुक्रवार से रविवार तक और जम्मू में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि उत्तराखंड में 14 अगस्त तक भारी वर्षा हो सकती है। वहीं शनिवार और 14 अगस्त से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके विपरीत शेष उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 7 दिनों में हल्की वर्षा की उम्मीद की जा रही है। आईएमडी ने कहा कि पूर्वी भारत में रविवार तक हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी वर्षा की गतिविधि का पूर्ण अनुमान है। बिहार, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। गंगीय पश्चिमी बंगाल में शनिवार और रविवार और झारखंड में भी शनिवार तथा रविवार को बारिश होने की उम्मीद है। बिहार और उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में शनिवार को बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में 15 अगस्त तक हल्की से मध्यम व्यापक वर्षा का अनुमान है। बारिश अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी होने की संभावना है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में शनिवार और 15 अगस्त को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के 6 जिलों में बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। ये रेड अलर्ट 10 अगस्त से 14 अगस्त तक रहेगा। इन 6 जिलों में देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत शामिल है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं में लोअर रीजन में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना है। मथुरा में अपनी जमीन वापस लेने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ईदगाह कमेटी के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ दी है। इस संबंध में ट्रस्ट की ओर से पहली बार कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में शुक्रवार को पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ईदगाह की जमीन पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से एक वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में दायर किया गया है। इसमें कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को प्रतिवाद बनाया गया है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने 1978 में भूमि समझौते को गलत बताया और उसे खारिज करने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था को समझौते का अधिकार नहीं था, लेकिन 1968 में सेवा संस्था के शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने भूमि को लेकर समझौता किया था। ये समझौता गलत है। इस समझौते की डिग्री 1973 और 1974 में न्यायालय द्वारा की गई है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। अब तक जन्म स्थान मामले में 17 वाद दायर हो चुके हैं, लेकिन ये पहला मामला है जिसमें जन्मभूमि ट्रस्ट खुद ही वादी है। ये वाद ट्रस्टी विनोद कुमार बिंदल और ओम प्रकाश सिंघल की ओर से किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर ही जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह है। जन्मस्थान का कार्य देख रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से प्रमुख 10 बिंदुओं पर समझौता कर लिया था। इससे पूर्वी में चल रहे सभी वाद समाप्त हो गए थे। कालांतर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का नाम परिवर्तित कर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था कर दिया गया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के वकील गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा, 13.37 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर है, जबकि समझौता संस्था ने किया था। लिहाजा जब संस्था ने भूमि का अधिकार ही नहीं दिया था, उसके द्वारा किया गया समझौता अपने आप अवैध हो जाता है। ऐसे में उसे रद्द किया जाना चाहिए और जमीन वापस श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट को वापस मिलनी चाहिए। ट्रस्ट के मुताबिक जिस जगह पर विवाद है वहां पहले कंस का कारागार हुआ करता था, जहां पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी स्थान पर बाद में मंदिर बनाया गया, जिसमें सदियों तक पूजा होती रही। मुगलों का राज आने पर औरंगजेब ने आदेश से श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर वहां जबरन मस्जिद बना दी गई। ये सब ताकत के जरिए किया गया, जिसमें हिंदुओं की कोई सहमति नहीं थी। इसलिए इस जमीन को वापस हिंदू को दे दिया जाना चाहिए। यूपी में योगी 2 कहे जाने वाले सपा प्रचारक सुरेश ठाकुर की उन्नाव में पीट कर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह वेशभूषा रखने वाले समाजवादी पार्टी के प्रचारक सुरेश ठाकुर की घरेलू विवाद में उनके भाइयों ने पीट कर हत्या कर दी। वे उन्नाव जिले के रहने वाले थे। सुरेश ठाकुर को सपा मुखिया अखिलेश यादव का करीबी माना जाता था। सपा प्रचारक की मौत पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दुख जताया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा, सपा के प्रचारक के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सुरेश ठाकुर की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना अत्यंत हृदय विदारक है। सरकार से ये अपील है कि वो जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। भावभीनी श्रद्धांजलि। रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश ठाकुर ने उन्नाव जिले के चौपाई गांव में रहने वाले उनकी पत्नी ने बताया कि 28 जुलाई को घरेलू विवाद में सुरेश का अपने दोनों भाइयों से झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों भाइयों ने उन्हें बेरहमी से पीट दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के बाद दोनों भाई वहां से फरार हो गए। घटना के बाद सुरेश को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 11 अगस्त को उनकी मौत हो गई। सुरेश की पत्नी का आरोप है कि जब वे कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस के पास पहुंची तो उनकी सुनवाई नहीं की गई, थाने से भगा दिया गया। ये खबर पता चलते ही सपा कार्यकर्ता उस अस्पताल के बाहर पहुंच गए, जहां पर सुरेश ठाकुर का शव रखा हुआ था। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में अधिकारियों ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया। बता दें कि सुरेश ठाकुर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही कपड़े पहनते थे। इसके चलते कई लोग उन्हें योगी 2 भी कहते थे। वर्ष 2022 में हुए असेंबली चुनाव के प्रचार के दौरान वे कई मंचों पर अखिलेश यादव के साथ नजर आए थे। वे कई बार अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर तो कई बार उनके प्लेन में दिखाई दी। उन्हें अखिलेश यादव का नजदीकी माना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मणिपुर हिंसा पर हम संसद में शुरू से चर्चा करना चाहते थे। विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते थे। वे अविश्वास प्रस्ताव लाए, फिर वोटिंग से भाग गए। विपक्ष ने मणिपुर के साथ धोखा किया है। मोदी ने ये बात पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रही भाजपा के पंचायत राज परिषद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा। पीएम ने बंगाल और मणिपुर हिंसा पर विपक्ष के रवैये और अपने 9 साल के कार्यकाल पर भी बात की।
पीएम ने आगे कहा कि मानसून सत्र की शुरुआत से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने सभी पार्टियों से कहा था कि वे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ने मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी क्योंकि वे जानते थे कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उन्हें ही चुभेगा। विपक्ष लोगों के बारे में नहीं सोचता, उसे सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकारात्मक फैलाने वाले को करारा जवाब दिया। विपक्ष के सदस्य संसद बीच में छोड़कर चले गए। सच तो ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, क्योंकि वोटिंग होती तो घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। पिछले 50 सालों से हम गरीबी हटाओ का नारा सुन रहे हैं, लेकिन वे गरीबी नहीं हटा पाए। जो काम वे 5 दशकों से नहीं कर सके, वे भाजपा सरकार ने इतने कम समय में कर दिखाया। हम लोग गरीबी को जी कर आए हैं। हमें पता है कि गरीबी की समस्याओं का जड़ कहाँ है, इसलिए हम जड़ों से गरीबी को काट पा रहे हैं। हमने 18,000 गाँव में बिजली पहुँचाई है, इसमें से 13,000 गाँव नॉर्थ ईस्ट के थे। जो लोग आज मणिपुर कर रहे हैं, उनको कभी ये ख्याल नहीं आया कि पूर्वी भारत में 13,000 गांव अंधेरे में थे। हमने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, तब देश के 20% से भी कम ग्रामीणों परिवार तक नल से जल की सुविधा थी। आज 60% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल से पानी मिल रहा है। मिजोरम में 4 साल पहले तक केवल 6% घर में पाइप से पानी पहुंचाया था। आज ये आंकड़ा 90% से ज्यादा है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबित होने के बाद काफी गुस्से में हैं। उन्होंने अपना गुस्सा अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए निकाला है। चड्ढा ने अपने ट्विटर पर अपना स्टेटस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बदलकर सस्पेंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर दिया है। फर्जी हस्ताक्षर मामले सामने आने के बाद से ही राघव चड्ढा लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे आधार बनाकर ही उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड किया गया है। बीते दिनों वीडियो रिलीज करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि नमस्कार, मैं सस्पेंड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जी हाँ, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया गया? मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा ये अपराध है कि मैंने संसद में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछ लिया? क्या इन्हें ये दर्द सता रहा है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है? ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी मानसून सत्र में आपके 3 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। मैं भगत सिंह की धरती से आता हूँ, पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखूंगा। भाजपा के लोग जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता ले सकते हैं, कल को ये आपके किसी भी सांसद की सदस्यता रद्द कर सकते हैं। ये जो चाहे वो कर सकते हैं। जिस अपराध के लिए मुझे दोषी ठहराया गया है, वो तो किसी रूल बुक में लिखा ही नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मैंने सिग्नेचर कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। सत्य तो ये है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है। इसमें किसी की लिखित सहमति या सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस नाम देने होते हैं और किसी को अगर आपत्ति है तो वो अपना नाम वापस ले सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना हमने जमा कराए हैं। इसके बाद राघव चड्ढा ने चेतावनी देते हुए कहा कि लेकिन इन लोगों को एक मौका मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का। मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं, अंत तक आपसे लड़ाई करूंगा। दरअसल 5 सांसदों ने दावा किया कि दिल्ली सेवा विधायक को उनकी सहमति के बिना सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया था। ये प्रस्ताव आप सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया था। विरोध दर्ज कराने वाले 3 भाजपा सांसद हैं, वहीं इनमें एक बीजेडी और अन्ना द्रुमक सांसद भी शामिल है। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।